प्रिय छात्रों, आज हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स सब्जेक्ट के चैप्टर ब्लॉकिंग ऑसिलेटर पर अध्ययन करेंगे। ब्लॉकिंग ऑसिलेटर की आवश्यकता क्यों होती है? ऐसे डिवाइसेस जहां पर नियमित रूप से पीरियोडिक पल्सेस लगातार यानी कंटिन्यूसली चाहिए, वहां पर ब्लॉकिंग ऑसिलेटर यूज कर सकते हैं। इस ऑसिलेटर में एम्पलीफाई एलिमेंट यानी ट्रांजिस्टर एक साइकिल के पश्चात कट ऑफ या ब्लॉक्ड रीजन में स्टेट में रहता है और फिर नेक्स्ट आगे वाले भाग में ऑन स्टेट में रहता है, और इस वजह से लगातार पीरियोडिक पल्सेस जनरेट करता है। तो क्योंकि ये एम्पलीफाई एलिमेंट ट्रांजिस्टर को ब्लॉक करने का काम करता है, इसलिए इसका नाम ब्लॉकिंग ऑसिलेटर है। इसकी आवश्यकता पावर लाइट्स में टाइमिंग पल्सेस नियमित रूप से भेजने के लिए, जैसे एलईडीज हैं, एल वायर हैं, स्मॉल नियॉन इंडिकेटर्स हैं, उनमें ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का प्रयोग होता है। इन ब्लॉकिंग ऑसिलेटर को ऑडियो सिग्नल के रूप में सिंपल टोन्स भेजने के लिए अलार्म और मोर्स कोड डिवाइसेस में भी प्रयोग किया जा सकता है। कुछ कैमरे में ब्लॉकिंग ऑसिलेटर फ्लैश से पूर्व पल्स जनरेट करने के लिए भी प्रयोग होता है, जिससे रेड आई इफेक्ट घटाया जा सके। जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, ये एक बेसिक ब्लॉकिंग ऑसिलेटर का सर्किट है, जिसमें एक ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर का काम करता है, एक ट्रांसफॉर्मर जो पल्स ट्रांसफॉर्मर का काम करता है, और एक कैपेसिटर जो चार्ज डिस्चार्ज होता है, जिससे ये ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में और ऑन रीजन में आता है, मीन्स ऑन और ऑफ स्टेट में बदलता रहता है, जिससे आउटपुट यहाँ कलेक्टर शीरे के से होते हुए एक पल्स के रूप में, नियमित पल्सेस के रूप में प्राप्त होती रहती है। जैसा कि इस चित्र में दर्शा रखा है वेवफॉर्म, यहाँ पर एम्पलीट्यूड दे रखा है इस वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे टाइम पीरियड दे रखा है, जहाँ पर ये जो पल्सेज हैं, ये वाली इससे ये एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, इस तरह ये ऊपर जो पल्सेज दिखाई दे रही है, ये सभी पल्सेज जनरेट होती हैं, और इन पल्सेज को पीरियडिक रूप में जनरेट होने के कारण कई डिवाइसेज में इनका यूज किया जा सकता है। एक सर्किट एलईडी के लिए दिखाया है, जहां पर यह ब्लॉकिंग ऑसिलेटर 1.5 वोल्ट की एनर्जी को पावर एलईडी पर नियमित रूप से एक लंबे समय तक प्रवाहित करता है, जिसमें 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ऑन ऑफ स्विच है, बीच में पल्स जनरेटिंग ट्रांसफॉर्मर है यानी पल्स ट्रांसफॉर्मर, ये आरसी सर्किट लगा हुआ है बेस से, ट्रांजिस्टर बेस से, और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के और एमीटर के मध्य एलईडी लगी हुई है, जो लगातार लाइट इमिट करती है इस ट्रांजिस्टर के ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट कंटिन्यूसली होने के साथ। ब्लॉकिंग ऑसिलेटर की परिभाषा देने के लिए हम आगे और अच्छे तरह से अध्ययन कर सकते हैं। ए ब्लॉकिंग ऑसिलेटर एक वेवफॉर्म जनरेटर है, यानी जो तरंगे उत्पन्न करता है, जो कि नैरो प्लस या ट्रिगर प्लस उत्पन्न करता है, जबकि आउटपुट सिग्नल के फीडबैक के एक साइकिल के पश्चात पूर्व निश्चित समय के लिए ब्लॉक कर जाता है। यानी आउटपुट सिग्नल का फीडबैक एक साइकिल के पश्चात निश्चित समय के लिए
रोक दिया जाता है। इस कारण इसे ब्लॉकिंग ऑसिलेटर कहते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की तरह तथा ट्रांसफॉर्मर एक फीडबैक के लिए यूज होता है। यहाँ पर पल्स ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग होता है, जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है। इसमें प्राइमरी वाइंडिंग इधर दे रखी है और सेकेंडरी वाइंडिंग इधर दे रखी है, और इनमें पोलरिटी दोनों की आमने सामने दर्शा रखी है। ये एक पल्स ट्रांसफार्मर का उदाहरण है। पल्स ट्रांसफार्मर एक पल्स विद्युत ऊर्जा स्रोत की तरह लोड से जुड़ा रहता है, और उसमें पल्स की आकृति एवं उसके दूसरे गुण अनचेंज रहते हैं। इन ट्रांसफर के साथ न्यूनतम एटेन्यूएशन या क्षरण होता है तथा मिनिमम या जीरो फेज चेंजेज होता है। ट्रांसफर के आउटपुट अपने साथ जुड़े कैपेसिटर के चार्ज व डिस्चार्ज पर निर्भर करती है। यह ब्लॉकिंग ऑसिलेटर एक फ्री रनिंग ऑसिलेटर की तरह कार्य करता है, जिसमें एक कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, एक ट्रांजिस्टर से ये मिलकर बना होता है, जो कि पीरियोडिक पल्सेस के एक पर्टिकुलर ड्यूटी साइकिल्स के अधिकतर भाग के लिए कट ऑफ रहता है। यह ब्लॉकिंग ऑसिलेटर मोनोस्टेबल व स्टेबल ऑपरेशन में कार्य कर सकता है, बाइस्टेबल ऑपरेशन में ये कार्य नहीं करता है। यदि ब्लॉकिंग ऑसिलेटर अपने आप समय अपनी स्थिति यानी स्टेट चेंज कर सकता है, तो इसे हम अस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर सर्किट कह सकते हैं। अस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर की दो टाइप्स के होते हैं, डायोड कंट्रोल और आरसी कंट्रोल अस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। हम बात करेंगे सर्वप्रथम डायोड कंट्रोल अस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर की। जैसा कि चित्र में दर्शा रखा है, एक ट्रांजिस्टर है जो एम्पलीफायर का इस तरह यूज होगा, दो वाइंडिंग लगा हुआ ट्रांसफॉर्मर है यानी पल्स ट्रांसफार्मर, जिसकी प्राइमरी वाइंडिंग ये है और सेकेंडरी इधर है। कलेक्टर पर प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड है, ये प्राइमरी वाइंडिंग का एक सिरा, और उसी से जुड़ा हुआ है एक डायोड। डायोड ऊपर एक वीसीसी वोल्टेज सप्लाई से कनेक्टेड है। सेकेंडरी वाइंडिंग एक कैपेसिटर C1 से कनेक्टेड है, जो ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ी हुई है। आउटपुट कैपेसिटर C के एंड पर आउटपुट वोल्टेज एज ए पल्स के रूप में प्राप्त होती रहती है। इस डायोड कंट्रोल अस्टेबल में डायोड ही ट्रांजिस्टर की ऑन स्टेट और ऑफ स्टेट को कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम है डायोड कंट्रोल्ड अस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर। इसमें डायोड डी कलेक्टर से जुड़ा रहता है और स्टेट चेंज, ट्रांजिस्टर की स्टेट चेंज करने का काम आता है। पल्स ट्रांसफार्मर कलेक्टर और डायोड से जुड़ा होता है। एक प्राइमरी प्लस यानी एक पल्स ट्रिगर ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे, यानी यहाँ पर ये इस हिस्से पर, यहाँ ये कलेक्टर वाला स्पॉट यहाँ पर है, इस हिस्से पर यहाँ पर एक पल्स दी जाती है, जिससे ये प्रोसेस चालू हो सके। आगे इसमें पल्स देने की आवश्यकता नहीं होती है, तो सर्किट अस्टेबल की तरह व्यवहार करेगा। प्राइमरी ट्रांजिस्टर के जब हम यहाँ पर एक नेगेटिव पल्स देते हैं, उस वक्त ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में होता है, और जब ये पल्स यहाँ दी जाएगी तो ये डायोड रिवर्स बायस स्टेट में होने के कारण इसमें से कोई भी पल्स कलेक्टर साइड में नहीं आएगी। केवल ये प्राइमरी वोल्टेज के कारण यहाँ पर पोलरिटी पॉजिटिव जनरेट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होने के कारण सेकेंडरी पर भी उतना ही वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगी जितने की ऊपर से प्राप्त हुई थी। उस वोल्टेज के कारण C1 चार्ज करेगा, और चार्जिंग के दौरान जब फुल चार्ज हो जाएगा तो कुछ करंट इसमें बहना भी स्टार्ट करेगा, जो IB के नाम से बेस पर जाएगा, और जिसके कारण ये ऑफ स्टेट में जो ट्रांजिस्टर था वो ऑन स्टेट में जाएगा, और बेस टू एमिटर कट इन वोल्टेज बेस और एमिटर के सिरों पर उत्पन्न होगी। इसके कारण क्योंकि ट्रांजिस्टर ऑफ से ऑन स्टेट में आ गया, अब यहाँ कलेक्टर करंट कुछ मात्रा में बहेगा, जो इस डायोड को फॉरवर्ड बायस में
ले आएगा और साथ ही यहाँ पर कुछ वोल्टेज प्राइमरी पहुँचेगा जो वापस सेकेंडरी को इंड्यूस करेगा। तो जब ये अगेन ये कुछ मात्रा में कैपेसिटर चार्ज होगा और जब ये चार्ज होगा तो IB का मान 0 हो जाएगा, तो इधर करंट बहना बंद हो जाएगा और यह वापस ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में चला जाएगा। परंतु डायोड पर कुछ वोल्टेज रहता है, वो क्योंकि फॉरवर्ड वाइज में है इसलिए इस वोल्टेज के कारण ये ऑन स्टेट में होने के कारण डायोड इस प्राइमरी वाइंडिंग पर वोल्टेज भेजेगा या प्रवाहित करेगा, जिससे सेकेंडरी पर अगेन वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा और जो कुछ मात्रा में चार्ज पहले से कैपेसिटर था वो और चार्ज हो जाएगा और चार्ज होने के साथ फिर अधिक मात्रा IB के रूप में इधर बहनी स्टार्ट होगी। जब ये चार्ज होता है उस वक्त IB का मान 0 होता है, जब ये डिस्चार्ज होता है तब IB की कुछ मात्रा जब फुली चार्ज होने के बाद कुछ मात्रा इधर बहती है और साथ ही डिस्चार्ज होता है जब IB इधर फ्लो होता है बेस की तरफ और एमीटर की तरफ जाता है और इसके कारण वापस ऑफ स्टेट की जगह पर से ये ऑन स्टेट में ट्रांजिस्टर आ जाता है। तो यानी इस जब ये डिस्चार्ज होता है तब ये ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में होता है और जब ये चार्ज होता है तो ये ऑफ स्टेट में होता है। इस प्रकार इस डायोड द्वारा इस ट्रांजिस्टर की स्टेट ऑन ऑफ स्टेट में गुजरती रहती है और उसके कारण कैपेसिटर C के सिरों पर आउटपुट वोल्टेज पल्स के रूप में प्राप्त होती रहती है और यह प्रक्रिया सतत चलती है। प्रारंभ में केवल एक नेगेटिव ट्रिगर पल्स की आवश्यकता होती है कलेक्टर पर, उसके बाद में कोई पल्स की आवश्यकता नहीं होती। आउटपुट पे कंटिन्यूस ट्रिगिंग पल्स जनरेट होती रहती है और जो पल्स वेवफॉर्म आउटपुट पर जनरेट होगी उसकी वेवफॉर्म यहाँ दर्शा रखी है, जिसमें आउटपुट पे जैसे VCC हमने पल्स ट्रिगर दिया उससे ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आता है, क्योंकि IB करंट ट्रांजिस्टर में से बहता है इस पीरियड में। तो ये डिस्चार्जिंग वाला पीरियड है कैपेसिटर का और यहाँ से वापस कैपेसिटर जब चार्जिंग स्टार्ट करता है तो ये ऑफ स्टेट में चला जाता है ट्रांजिस्टर इस वाले पीरियड में और जैसे ये एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचता है वापस ट्रांजिस्टर डिस्चार्ज करता है और ट्रांजिस्टर कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है और ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में जाता है और इससे आउटपुट पे एक पल्स नेगेटिव रूप में जनरेट होती है। तो ये पल्सेस लगातार आउटपुट पे आती रहती है और पीरियोडिक पल्सेस का रूप में हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार अस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर डायोड द्वारा कंट्रोल होता है। ये इसकी वर्किंग थी। RC कंट्रोल्ड अस्टेबल ब्लॉकिंग ऑसिलेटर में R व C यानी रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन एमीटर के पोर्शन में यूज किया जाता है। बस इतना ही इन दोनों में फ़र्क है, बाकी इनकी वर्किंग सेम है। थैंक यू।